नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, वरिष्ठ साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने कभी कहा था कि जब राजनीति भागती है तो उसके पैरों से छल-छंद की धूल उड़ती है। आज इस लाइन को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जब सांप्रदायिकता भागती है तो उसके पैरों से छल-छंद और देश को तोड़ने की बू आती है। जी हां, मैं भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाज को बांटने के लिए और एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, वो न सिर्फ प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कोशिशें की जा रही है। प्रत्यक्ष रूप में तो उन्होंने साधु संतों को, हिंदू संगठनों को, आरएसएस को सामने कर दिया है समाज को बांटने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय पर निशाना साधने के लिए, उन्हें मार डालने, काट डालने के लिए। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यूसीसी, यूनिफॉर्म कोड बिल ला करके भारत के नागरिकों पर, खास करके मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। कल यानी 23 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को ला करके समाज में एक समान कानून उत्तर प्रदेश में लागू होंगे, एक समान आचार संहिता लागू होगी और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में 2014-2019 के केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में यूसीसी समान नागरिक संहिता का प्रावधान था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करेंगे, 2014 में भी, 2019 में भी। लेकिन 8 साल हो गए, केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी यूसीसी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए। लेकिन अब टुकड़ों टुकड़ों में वे लागू करने के पक्षधर हो गए हैं। जब से सांप्रदायिक माहौल खराब होने लगा है या सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद से अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता का जाल बिछाने के लिए इन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया है। यूसीसी समान नागरिक संहिता को ला करके उत्तराखंड सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक कमेटी बना दिया है कि यूसीसी को लाने के लिए, समान नागरिक संहिता को लाने के लिए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है जहां इसके लिए बयान जारी किया जा रहा है। लेकिन इस बयान की तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस का रुख कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जबकि एक बहुत बड़ी और बहुत संवेदनशील बयानबाजी है। इस पर अपनी पार्टी का रुख जाहिर करना चाहिए सभी विपक्षी पार्टियों को। लेकिन आजादी के लगभग 70 साल बीत चुके हैं, अभी तक समान नागरिक संहिता को किसी सरकार ने, कोई भी सरकार केंद्र में रही हो, राज्य में रही हो, लाने की कोशिश नहीं कर पाई। क्योंकि समान नागरिक संहिता अपने में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और संविधान विरोधी है। कैसे? समान नागरिक संहिता अगर लागू होगा तो संविधान का अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा और संविधान का अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन होगा। कैसे उल्लंघन होगा? संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने और धर्म का प्रचार करने, धर्म के नियमों को मानने या धर्माचरण करने की छूट दी जाती है। अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो कैसे
अपने धर्म के नियमों के अनुसार और अपने धर्म के बंधनों के अनुसार वो जीवित रह सकेगा या जीवन यापन कर सकेगा। अनुच्छेद 14 के अंदर कहा गया है कि समानता का अधिकार स्त्री पुरुष को या हर संप्रदाय के लोगों को, भारत में रह रहे हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। असमानता को दूर करने के लिए, समानता को लाने के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन उसका कितना पालन हो रहा है और कितना सामाजिक न्याय कारगर सिद्ध हुआ है, वो सबको पता है कि वह सिर्फ एक औपचारिकता है, एक रस्म अदायगी है और आरक्षण को खत्म नहीं किया गया है तो आरक्षण को प्रभावहीन जरूर कर दिया गया है। और अब जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी कंपनियों का, पीएसयू का जिस तरह से निजीकरण किया गया है या उसे बेचा गया है, उससे यही साबित होता है कि संविधान में वर्णित समानता के अधिकार को नागरिक मतदाता इसकी मांग न कर सके और अगर मांग करते हैं तो उनकी मांग पूरी न हो सके। इसलिए जिन क्षेत्रों में नौकरियां होती हैं उसे बेच दीजिए। बेच देने पर निजी क्षेत्र में आ जाएगा और निजी क्षेत्र के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो यह सरकार की नीति है। लेकिन जो सबसे बड़ी घातक नीति है वो है समान नागरिक संहिता। यह समान नागरिक संहिता कितना खतरनाक है, इसके लिए विधि आयोग, भारतीय विधि आयोग पर्सनल लॉ बोर्ड को लाने की जरूरत नहीं महसूस करता है। विधि आयोग के चेयरमैन बीएस चौहान ने जी न्यूज को बताया कि समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है, बल्कि जितने भी पर्सनल लॉ बने हुए हैं उसमें सुधार की जरूरत है, उसमें जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन समान नागरिक संहिता को व्यवहारिक रूप से लागू कर पाना मुश्किल है, क्योंकि भारत में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सी संस्कृति के लोग रहते हैं और सभी संस्कृति के लोग पर बहुसंख्यक समाज के नियम कानून को लागू करना सही नहीं हो सकता है, व्यवहारिक नहीं हो सकता है। किसी की धार्मिक मान्यता के अनुसार, अब जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है बना हुआ है तो यह शरीयत के आधार पर चलता है। हिंदू लॉ कोड है तो इसमें भी बहुत कुछ धर्म के आधार पर सुनिश्चित किया गया है। क्रिश्चियन लॉ बोर्ड पर्सनल लॉ है तो उसमें भी ईसाई धर्म के अनुसार नियमों को बनाया गया है और इसी प्रकार से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी शरीयत के अनुसार कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। तो जो सभी धर्म अलग अलग हैं और सभी धर्मों के मानने वाले अलग अलग लोग हैं, तो इसे कैसे एक समान बनाया जा सकता है, यह बात समझ के बाहर है। साथियों, बहुत से मामलों में पहले से समान नागरिक संहिता का उपयोग किया जा रहा है, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। कोई भी अनुबंध, कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वैसा ही एग्रीमेंट मुस्लिम का भी होता है, वैसा ही एग्रीमेंट हिंदू का भी होता है, वैसा ही ईसाई का भी होता है। आप कोई भी हलफनामा बनवाने जाइए तो उसका एक ही प्रारूप होता है और उसी प्रारूप के तहत हलफनामा बनाया जाता है या एग्रीमेंट, सहमति पत्र बनाया जाता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, रजिस्ट्री जिसे कहते हैं, मकान की, प्रॉपर्टी की, घर की, जमीन की जो रजिस्ट्री होती है उसके लिए एक समान कानून है हर जगह, हर धर्म के लिए। अगर ईसाई कोई रजिस्ट्री कराने जाता है तो वही कानून लागू होगा, हिंदू जाता है तो वही, बौद्ध जाता है, जैन जाता है, सबके लिए एक समान प्रक्रिया है और होना भी चाहिए। भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872, ये सब तमाम हैं
जो जरूरी है इसके लिए कि समान नागरिक संहिता, लेकिन समाज के नियम जो धर्म से बंधे हुए हैं, जो धर्म पर आधारित हैं, उसको आप अगर चाहते हैं कि हम एक समान बना दें और उसके लिए कानून का इस्तेमाल करें और कानून को मनवाने के लिए चाबुक का इस्तेमाल करें, तो यह निहायत अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वालों को मालूम होना चाहिए कि विवाह के कई तरीके होते हैं। हिंदू धर्म में 8 प्रकार से विवाह होता है। मुस्लिम धर्म में कबूल करवाया जाता है वर कन्या को, कोई मौलवी आता है वो कबूल करवाता है, विवाह खत्म। ईसाई धर्म में अलग सिस्टम है। बौद्ध धर्म में 5 प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती हैं, विवाह पूरा हो जाता है। जब 5 प्रतिज्ञाएं वर कन्या दोनों पढ़ते हैं, उसके बाद विवाह संपन्न हो जाता है। इसी तरह से हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह होते हैं, लेकिन ज्यादातर वरमाला के साथ 7 फेरे और सिंदूर, वैदिक धर्म का जो माना जाता है कि वैदिक पद्धति है, इसी के तहत शादी होती है। तो अगर एक समान कानून विवाह का कर दीजिएगा, तो क्या मुस्लिम धर्म के लोग 7 फेरे लेकर के शादियां करेंगे? क्या मुस्लिम धर्म के लोग अपनी नवविवाहिता को सिंदूर लगाएंगे? क्या मुस्लिम धर्म के लोग अपनी नवविवाहिता को हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार से शादी करेंगे? नहीं करेंगे। बगावत हो जाएगी, आंदोलन होगा, दंगे होंगे, और उसी की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि जो दंगे हम कराते हैं वो दंगे अपने आप करना शुरू कर दें लोग। मान लीजिए वो मान लेते हैं, तो जितना अधिकार बहुसंख्यक कानूनों का है, उतना ही अधिकार अल्पसंख्यक कानूनों का भी है। यह देश जितना बहुसंख्यकों का है, यह देश जितना हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमानों का भी है, उतना ही बौद्धों का भी है, उतना ही ईसाइयों का ही है। तो बहुसंख्यकवाद का कानून मतलब कि हिंदू धर्म के समाज के नियम तौर तरीके मुस्लिम धर्म पर क्यों थोपे जाएंगे? और अगर थोपे जाते हैं तो क्या मुस्लिम धर्म के तौर तरीकों को आप अपनाइएगा? क्या आप अपने नवविवाहिता जोड़े को कहिएगा कि हाँ वो मुस्लिम धर्म की तरह कबूल करने की बात करें कि हाँ हमें लड़का कबूल है, बस शादी हो गई? या मुस्लिम धर्म में और भी जितने नियम कानून हैं, क्या आप उसे मानेंगे? अगर आप नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, अगर आप नहीं मानेंगे तो मुस्लिम समुदाय के लोग आपकी विवाह पद्धति को, आपके गोद लेने के सिस्टम को, आपके संपत्ति के अधिकार के नियम को क्यों माने? तो ये समान नागरिक संहिता समाज में विभाजनकारी शक्तियां इसको लाना चाहती हैं और समाज में विभाजन, टकराव, सांप्रदायिक माहौल और उन्माद, दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है। और इससे उनको फायदा होने वाला है, क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव जीतना है, बाकी राज्यों के चुनाव जीतना है। इसलिए सांप्रदायिकता को प्रत्यक्ष न ला करके अप्रत्यक्ष रूप से ला करके हिंदू मुस्लिम करने का इरादा है। और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ने समान नागरिक संहिता की बात उठाई है, और इसीलिए उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने कमेटी बनाने के लिए आदेश दे दिया है, जबकि इसकी व्यवहारिक रूप से कोई भी जरूरत नहीं है। अब इसके क्या लाभ गिनाए जा रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए कि समान नागरिक संहिता से क्या लाभ होने वाले हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा होगी, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। अगर समान नागरिक संहिता से बच्चों को, महिलाओं को, वृद्धों को, वयस्कों को, जवानों को, हर वर्ग के लोगों को सुरक्षा मिलती है, तो कैसे मिलती है यह बात नहीं समझ में आती, बल्कि यह तो असुरक्षा उत्पन्न करने का वाला कानून है। यह तो असुरक्षा और सांप्रदायिक माहौल और एक विघटन उत्पन्न करने वाला माहौल है। इससे सामाजिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, हम नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को। कानूनों का सरलीकरण बताया जा रहा है कि कानून सरलीकरण हो जाएगा, सरल हो जाएंगे कानून।
नियम जो समाज में बनाए गए हैं वे सरल हो जाएंगे। कैसे सरल होंगे ये नहीं बताया जा रहा। धर्मनिरपेक्षता का पालन होगा। हम कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता का पालन होगा या धार्मिक सांप्रदायिक विघटन पैदा होगा, मुकदमों में कमी होगी। भारत सरकार का मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, आरएसएस का मानना है कि अगर समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो जाती है तो मुकदमों की कमी हो जाएगी। पूरे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को मिला करके, लोअर कोर्ट को मिला करके 4,500 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। कहा जा रहा है कि इनकी संख्या में कमी हो जाएगी, लेकिन कैसे कमी होगी यह नहीं कहा जा रहा है। हमें तो लगता है कि मुकदमों में बाढ़ आएगी। जब एक समुदाय को उसके धार्मिक नियमों के अनुसार, उसके सामाजिक नियमों के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो कलह बढ़ेगा, और कलह बढ़ेगी तो लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, दंगे होंगे। ऐसे में मुकदमों की संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। दरअसल ये भाजपा का एक एजेंडा है, और इस एजेंडे को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना व्यग्र क्यों है उसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इनका है कि समान कानून होना चाहिए, समान नियम होना चाहिए, समान संहिता होनी चाहिए, समान पहनावा होना चाहिए, समान खानपान होना चाहिए। तो समान खानपान में इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ हिंदू खा रहे हैं वही लोग मुस्लिम भी खाएं, और जो लोग हिंदू नहीं खा रहे हैं उसको मुस्लिम नहीं खाएं। और बताया यह जाता है कि हिंदू शाकाहारी होते हैं, जबकि सत्य नहीं है। 60% से अधिक हिंदू मांसाहारी है, और गोवा में और उत्तर पूर्व के राज्यों में तो गाय को भी खाते हैं हिंदू। तो इस तरह से मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए और उन्हें कानून में फंसाने के लिए कि वे अपने खानपान की स्वतंत्रता का उपयोग न कर सकें और उन्हें शाकाहारी बना दिया जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जितने भी हिंदू संगठन और आरएसएस है ये समान नागरिक संहिता की वकालत कर रहा है। क्या पहनना चाहिए? मुस्लिमों का पहनावा अलग है, हिंदुओं का पहनावा अलग है। आप बताइए, जब एक समान हो जाएगा पहनावा तो क्या आप मुस्लिमों के परिधान पहन सकते हैं? हिजाब आपकी महिलाएं पहनेंगी? जालीदार टोपी आप लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। इसी तरह से मुस्लिम समाज के लोग आपके पहनावे को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप बहुसंख्यकवाद के पहनावे को सभी धर्मों के ऊपर लागू करना चाहेंगे तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह से यह कहना कि समान नागरिक संहिता से, समान कानून से देश का कल्याण होगा, देश का भला होगा, सामाजिक सुरक्षा होगी, कानूनों का सरलीकरण होगा, धर्मनिरपेक्षता का पालन होगा, मुकदमों में कमी होगी, तो यह निहायत अतार्किक, असंगत है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए आप पहले तो डायरेक्ट मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से उबार करते हैं, और यह दूसरा आपका रूप है कि आप नाक को सीधे न पकड़ करके ऊपर से पकड़ना चाहते हैं, ताकि आपके ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप भी न लगे और आपका काम भी हो जाए, समाज में ध्रुवीकरण भी हो जाए, हिंदू मुस्लिम भी एक हो जाए, और हर हिंदू हर मुस्लिम के पीछे पड़ जाए और अपने को उससे दूर समझे और नफरत करे। तो एक नफरत का माहौल तैयार करने के लिए, एक सांप्रदायिक माहौल तैयार करने के लिए और एक बंटवारे और भारत के विभाजन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। एक बंटवारा हुआ है, उसका दंश अभी तक देश झेल रहा है। दूसरे बंटवारे की नौबत आ जाएगी अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है पूरे देश में। तो अभी तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है। हालांकि ये कानून गोवा में 1961 से लागू है,
लेकिन उसकी पेचीदगियां हैं। उस समय 1961 में क्या स्थिति थी, कैसी स्थिति थी, इस पर तो विस्तार से रिसर्च की जरूरत है, खोज पड़ताल की जरूरत है। तो गोवा में ये पहले से लागू है, उत्तराखंड में लागू होने के लिए कमेटी बन चुकी है या बन रही है, उत्तर प्रदेश में इसके लिए बयानबाजी जारी की जा रही है, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की देखी देखा भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में नागरिक संहिता कानून लागू होने की उम्मीद है। और एक इस पर भी विवाद होगा और इस पर भी ध्रुवीकरण होगा, इस पर भी आंदोलन होगा, किसान आंदोलन की तरह और CAA NRC की तरह इस पर भी एक आंदोलन होना चाहिए। क्योंकि भारत सरकार, मोदी सरकार, RSS की सरकार अपने ढंग से देश को चलाना चाहती है और संविधान की व्याख्या अपने ढंग से कर रही है और संविधान और लोकतंत्र को तार तार करना चाहती है। भारत की साझा संस्कृति को, सर्वधर्म समभाव को बिगाड़ना चाहती है और हिंदूवाद को लागू करना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। राम राज तो बहुत पहले से कहती है कि राम राज चल रहा है, अब राम राज के बाद हिंदू राष्ट्र का नंबर है। उसी हिंदू राष्ट्र के लिए ये सारी कवायदें की जा रही हैं। उसी लिए CAA NRC लाया गया कि लोगों की नागरिकता खत्म कर दीजिए और उनको वोट देने का अधिकार उनका खत्म, अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जितने भी सवर्ण हैं उनसे आप नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मांगिए, जितने भी पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर यह कानून लागू कीजिए, उनकी नागरिकता खत्म कीजिए, उन्हें डिटेंशन कैंप में भेजिए या बाहर देशों में भेज दीजिए। बाहर देशों के हिंदुओं को, सिखों को यहां पर बुलाइए अपने देश में। तो ये इनका विघटनकारी तरीका है जो CAA NRC का था, वही तरीका यहां पर भी ये अपना रहे हैं। और दूसरे हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। जब अपने नियम को, अपने समाज के परिपाटी को, अपने समाज के कानून को मुस्लिम धर्म के ऊपर, बौद्ध धर्म के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर, ईसाई धर्म के ऊपर लागू कर देंगे तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। पूरा देश अपने आप हिंदू में हो जाएगा। और क्योंकि हिंदुओं के नियम मानेगा, हिंदुओं के कानून मानेगा और डंडे की चोट पर उनसे हिंदू धर्म भी मनवाया जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की कानूनी रूप से जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बन जाएगा। उसी साजिश का एक हिस्सा है समान नागरिक संहिता कानून। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।